हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये डीपीपी का लेक्चर है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम लोग डेली प्रीलिम्स और स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ हम लोग का मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि वो ऑप्शन क्यों गलत है और क्यों कोई ऑप्शन क्यों सही है। इसमें हम लोग लॉजिक और नॉलेज अप्लाई करके, ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। मेरा ऐसा विश्वास है कि एक बार किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप डिस्कशन को सुन लेंगे, जो न्यू हैं इस चैनल पे वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका है, आंसर तक पहुंचने का, वो यूनिक है। वैसा तरीका आज तक किसी भी चैनल पे डिस्कस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा इस चैनल को। मैं आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ, बस आप देखिए शुरू के 4-5 क्वेश्चन, आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो डीपीपी का ये लेक्चर है पॉलिटी का। आज ये चौथा टेस्ट है जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, सबके। ये जीरो आई एस का प्लेटफॉर्म है। इस लेक्चर को प्रेजेंट में कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है राहुल बर्नवाल। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये कोर्स में हम लोग जीएस के टॉपिक को और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आपको पता है जीएस का टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आता है और ईपीएफओ में एओ ईओ और एपीएफसी का जो पेपर होता है उसमें भी आएगा। ठीक है, ये कोर्स प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं राहुल बर्नवाल। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटी का लेक्चर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा प्रावधान जो है क्या है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। ठीक है, तो पहला है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, गांव में कॉटेज इंडस्ट्री बनाना। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री गांव में बनाना। आपको पता है कि जो डीपीएसपी है दोस्तों, वो आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक, तो संविधान ने सिर्फ आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ आर्टिकल जो होगा वो डीपीएसपी होगा। लेकिन लोग जब स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे, तो उन्होंने बोला कि जो डीपीएसपी है उसका 3 टाइप का वो हो सकता है। ठीक है, एक बोला कि गांधीयन मतलब गांधीवाद, जो गांधी जी का फिलॉसफी था उसके आधारित जो डीपीएसपी थे उसको गांधीवाद का डीपीएसपी बोला जाने लगा। दूसरा था लिबरलिज्म, मतलब जो बात करता है कि इसका स्वतंत्रतावाद। ठीक है, लिबरलिज्म। और तीसरा होता है सोशलिज्म, जो बोलता है समाजवादी। देखिए, तो समाजवादी जो होगा वो वर्कर की बात करेगा दोस्तों। किसकी बात करेगा? वर्कर का बात करेगा, बोलेगा इनकम जो है सब में बढ़ना चाहिए, ये बात करेगा। गांधीवादी जो गांधी जी का फिलॉसफी था, जैसे गांव को सशक्त करना, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री बनाना, पंचायती राज बनाना, ठीक है, उसके बाद जानवरों को हत्या ना करना, वो सब आएगा गांधीवाद में। बाकी जो बच गया, जो बोलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, है ना, वो सब क्या होगा? लिबरलिज्म। ठीक है, समझ में आया? तो पहला देखिए हमारा जो है वो बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? एक लिबरलिज्म होगा, स्वतंत्रतावाद की बात करेगा। तो ये जो हमारा क्या है, जो बोल रहा है सोशलिज्म नहीं है। पूछा है ना, सोशलिस्ट समाजवादी क्या है? समाजवादी मतलब समझ लो कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है, या नेहरू का जो आइडियोलॉजी था वो था समाजवादी। अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड्स, पैसा कुछ हाथों में नहीं हो, पैसा का क्या हो, कंसंट्रेशन ना हो, संकुचन ना हो, मतलब एक ही हाथ में ना रहे। तो ये तो है समाजवादी, है ना, समाजवादी इसकी बात बोलता है। अगला प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, गांव में कॉटेज इंडस्ट्री बनाना। तो कॉटेज इंडस्ट्री किसका था? गांधी जी का था, आइडिया था। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो पहला और दूसरा नहीं होगा, तो पहला गया
तो हमारा 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो हमारा क्या होगा 1 का बी। ठीक है, हमें बाकी चेक भी नहीं करना पड़ेगा। वर्कर की बात बोलता ही है समाजवादी, और जो धन का संकुचन एक हाथ में ना हो ये भी बोलता है क्या, समाजवादी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 1 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर। बोल आर्टिकल 24 में ये लिखा गया है कि 14 साल के बच्चे जो है फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, काम नहीं करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्सप्लिसिटली रेगुलेट और प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया। बोल रहा है नीचे कुछ कानून का नाम दिया गया है और उनमें से कौन सा कानून बच्चों के का जो रोज़गार है, बच्चों का जो काम करना है उसको रोकता है फैक्ट्री में, किस किस कानून के तहत। पहला है बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट। तो जो बीड़ी और सिगार इंडस्ट्री होती है उसमें जो काम करते हैं। फिर है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, बंधुआ मजदूर। और तीसरा है फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री कानून, खाना कानून। ठीक है, तो देखिए ये तो बॉन्डेड लेबर तो होगा ही दोस्तों, बंधुआ मजदूर तो भाई बच्चे को नहीं कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बीड़ी और सिगार में भी बच्चे काम नहीं करेंगे 14 साल के नीचे। और फैक्ट्री एक्ट में भी लिखा है कि 14 साल के बच्चे को लिए हम काम जो है नहीं करवाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो उसके अलावा खान अधिनियम, माइंस एक्ट जो है, उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर होता है वो हो गया, मोटर व्हीकल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें हो गया, उससे में जो है बच्चे जो है काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है बॉन्डेड लेबर, ये ठीक है बॉन्डेड लेबर। यहाँ पे आप ध्यान दें दोस्तों कि जो बोल रहा है कि कौन सा रोकता है। ठीक है, ये बताइए बॉन्डेड लेबर जो है वो आर्टिकल 23 के अंडर आता है ना, आता है कि नहीं आता है। फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर आर्टिकल 23 में आता है, और आर्टिकल 24 में क्या आता है आपका कि बच्चे का एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ कन्फ्यूज आपको नहीं होना, ये जो चीज़ है बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ये आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, 24 में पूछा है, तो हमारा ये गलत होगा। ठीक, अब बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। ठीक है, तुम्हारा ये सही है, ये सही है। तो दूसरा गलत को काटेंगे अगर दोस्तों हम, दूसरा काटे दिए गया, 1 सही है 3 भी सही है। ठीक है, तो जो 2 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। समझ में आया। ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा था, इसे करके गोला कर देंगे, मतलब जो सही है वो मारना है हमें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास्ड यूजिंग ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। बोल रहा है जो संसद होता है उसमें जो सिंपल मतलब साधारण बहुमत से क्या क्या चीज़ पास हो सकता है। ठीक, तो पहला है मनी बिल। तो मनी बिल तो पता है कि लोकसभा को ही पावर होता है, राज्यसभा कोई पावर नहीं है। लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से, तो ये तो होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसका भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है दोस्तों, वो होता है सिर्फ लोकसभा को ही। ठीक है, और राज्यसभा को उसको 6 महीना के अंदर जो है पास करना पड़ता है। तो सॉरी 2 महीना के अंदर एक बार लोकसभा पास कर देता है तो उसको 2 महीना के अंदर जो है राज्यसभा को भी जो है पास करना होता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक, तो ये भी हमारा सही। फिर है रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ CAG। जो महालेखाकार को जो हम लोग जो दोस्तों हटाते हैं उसके लिए हमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाते हैं विशेष बहुमत, और ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसका जज हटता है उसी तरह हटाते हैं। हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, स्पेशल मेजोरिटी है ना, विशेष बहुमत से हटाते हैं। तो हमारा CAG वाला नहीं होगा दोस्तों। तो थर्ड अगर कटा तो मेरा ये ऑप्शन कट गया। इसका मतलब 2 को चेक करने का जरूरत नहीं था, 2 और 2 हमारा ऑटोमेटिकली सही है। ठीक है, हमको चेक करना है 1, मनी बिल में राज्यसभा कोई पावर नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो होगा करेक्ट पूछा है तो हमारा होगा C। ठीक है, 3 का होगा C। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी। तो बोला जो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया उस पर विचार करना है। बोल रहा है दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बोल रहा है पार्ट 4 चौथे भाग में, संविधान के चौथे भाग में इसको ऐड किया गया है। और किस संशोधन से, तो 42वां संशोधन से। अभी मैंने बताया 4 में क्या है दोस्तों, DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A में क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में क्या है दोस्तों, फंडामेंटल ये ड्यूटी है। ठीक है, पार्ट 4A में क्या है, ड्यूटी, और पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और पार्ट 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो पार्ट 4A में है, 4 में नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में पूछा था। फिर पूछा था द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मनमोहन सिंह।
86 अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य, जिसमें लिखा था कि गार्जियन का ये ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और ये ऐड हुआ था 86 हुआ था 2002 के आसपास, ठीक है। और हमको पता है कि जो मनमोहन सिंह थे वो थे 2004 से 9 तक, फिर 2009 से लेके थे 14 तक, मतलब 10 साल। अभी 2014 के बाद से जो है वो कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। तो 4 के पहले कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 2002 के टाइम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह नहीं थे हमारे, इसलिए ये भी अगर गलत है तो हम जाएंगे, करेक्ट पूछा है तो दोनों क्रॉस है तो हम जाएंगे डी, ठीक है। तो 4 का होगा डी, समझ गए। अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर, ठीक है। बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है वो ये संतुलन में है, किसके संतुलन में, तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर हम एक को ऊपर रखते हैं, मतलब दोनों का, देखिए बोल रहा है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है और हम लोग जो DPSP है, दोनों क्या है, अगर हम दोनों को अगर एक तराजू में रखें दोस्तों, एक को रख दें फंडामेंटल राइट और एक को रख दें DPSP, और दोनों को अगर तौल लें, ठीक है, दोनों को तौलें यहाँ से, तो इसे तराजू होता है ना, तो दोनों जो है सेम होगा, बैलेंस क्या होगा यहाँ पे, सीधा, तराजू एकदम सीधा होगा, कोई भी ऊपर नहीं है और कोई भी एक नीचे नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर। बोल रहा है अगर हम एक को प्राइमेसी देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट देते हैं दूसरे के ऊपर, तो ये संविधान का हानि है। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दिस ओपिनियन, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में बोला कि दोनों बराबर है और दोनों में से सुप्रीम नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक। तो हमको पता है कि देखिए चंपाकरण दोराई राजन केस में ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके इम्पोर्टेंट है बताइए। तो इसमें जो चंपाकरण दोराई राजन केस 1991 में रिजर्वेशन को लेके था, तो इसमें ये बोलता जो हमारा DPSP है दोस्तों वो बहुत आगे है किसके, फंडामेंटल राइट के, ठीक है। गोलकनाथ केस में जस्ट इसके उल्टा बोल दिया गया, ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है किसके, DPSP के, ठीक। केशवानंद भारती केस में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर का रखा गया था, मूलभूत जो ढांचा होता है उसकी बात बोला गया था। मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया था दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP जो है वो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समकक्ष में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष में, एक दूसरे के नीचे नहीं है, बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें बोला था कि जो है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कौन कौन, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसके संदर्भ बोल रहा है आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा है आर्टिकल 130 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिल्ली होगा सुप्रीम कोर्ट का सीट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगी, दिल्ली में, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए, ठीक है, कि दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट है अभी, है ना। बोल रहा है पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू अपॉइंट अदर प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा है पार्लियामेंट को पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा, मान लो अभी दिल्ली में, मान लो हमें चेंज करना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट है रांची में रहेगी, रांची में भी, तो दिल्ली से जो रांची चेंज करेगा उसको चेंज कौन करता है, तो उसको चेंज याद करिएगा, उसको चेंज करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश है वहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी पूछता है किसके, प्रेसिडेंट्स के परमिशन के बाद वो दिल्ली से प्लेस को चेंज करके रांची कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, संसद को पावर नहीं है दोस्तों। और ये जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, इसको मैंने मात्र जो है 25 मिनट में पूरा पढ़ाया है बढ़िया से डिटेल में, ठीक है। तो अब जाएंगे जब प्लेलिस्ट में, तो उसमें पॉलिटी का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लक्ष्मीकांत के हैं वो दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, तो उसको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को पढ़ाया जा रहा है, पूरा बुक लक्ष्मीकांत पढ़ने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। तो हमारा ये जो है गलत होगा, हमसे पूछा है करेक्ट, हम देख लेंगे, गोला इसे कर लेंगे, तो ये इसको नहीं मारेंगे, हम मारेंगे सिर्फ ए को, क्योंकि यही सही है, ठीक, वन ओनली। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 बिसाइड्स द इंडियन सिटीजन्स। वो आर्टिकल 14 में हम लोगों को समानता का अधिकार है कि नहीं, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है।
बोल रहा है कि ये समानता का जो अधिकार है वो भारत के नागरिक को तो दिया ही है, इसके अलावा और किसको किसको भारत का स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 17, 19, 29, 30 ये जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15, 16, ठीक है 17 नहीं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को मिला हुआ है। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? नागरिक को। आपको बताया था मैंने जब नागरिकता हम लोग सिटीजनशिप पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को है, विदेशी को नहीं है, विदेशी को नहीं है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 हो, 17, 18 बाकी जितने बचे 26, 27, 28 सभी सबको मिलते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो कोई संस्था हो। अब संस्था को भी इक्वालिटी का अधिकार है ना। दो संस्था है, एक संस्था को सरकार खूब प्रमोट कर रही है तो दूसरा संस्था सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता है भाई उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ तो सब बराबर है, तो ये भी होगा। उसी तरह कोई सोसाइटी है जो रजिस्टर है, पंजीकृत है, वो भी होगा, है कि नहीं। तो वो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 1, 2 एंड 3, ठीक है। हमें पूछा है करेक्ट, हम देखेंगे जो टिक मारा हुआ है वो हमको पता करना है, तो 7 का होगा डी। समझ में आया? इस तरह से नॉलेज और ट्रिक्स का अप्लाई करके, लॉजिक अप्लाई करके हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मेरे साथ, तो जब हमारा 28 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 25 मई तक जब हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। आप जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा आप सट 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 सबको मारना चालू कर देंगे, ठीक है, सही सही। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और इसीलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकाला है, ईपीएफओ में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, मैंने बीपीएससी का भी प्रीलिम्स निकाला है, तो मुझे एक जानकारी है दोस्तों, ठीक है। मेंस में भी मेरी प्रिपरेशन ठीक है। यूपीएससी का जो मेंस 2020 में हुआ था दोस्तों, उसमें मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, उसका मार्कशीट जो है चैनल पे दिया पड़ा हुआ है वो, ठीक है। मेरे बारे में ऐसा करके एक है शॉर्ट्स, उस शॉर्ट्स को आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है। बोल रहा है रिवर गिरना पासेस थ्रू दिस पार्क। बोल रहा है रिवर गिरना जो है इससे पास होती है। दूसरा है इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। बोल रहा है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि इट हैज़ बीन चूजन फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव। बोल रहा है यहाँ पे चीता को पुनर्वास किया जा रहा है, पुनः बसाया जा रहा है, ठीक। तो देखिए अगर आपको इतना पता है दोस्तों कि गिरना नदी जो है वो आपका एमपी में नहीं बहती है, वो कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। तो हम ऐसे ही काट देंगे। हमको तो ये तो पता होना चाहिए कि कूनो जो है वो एमपी में है और कूनो को ही चीता इंट्रोडक्शन के लिए चुना गया है। तो आपने देखा होगा अभी वीडियो कि मोदी जो है उसको लाए थे, मतलब बाहर से जब आया था तो शुरू में वही इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। तो इतना अगर आपको पता है, शिवराज सिंह जो उस समय थे, शिवराज जो भी वहाँ का सीएम है वो भी वहाँ पे थे। तो हमको पता है अगर पहला मेरा अगर गलत होता है दोस्तों, क्योंकि गिरना वहाँ पे थोड़ी ना है, गिरना तो महाराष्ट्र में, तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे, सी की तरफ, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा करेक्ट है। करेक्ट को हम कर देंगे गोला, तो 8 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो गिरना नदी जो है वो दोस्तों कहाँ पर बहती है? वो बहती है आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चुना गया है, कूनो पालमपुर, उसमें कौन सी नदी बहती है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कूनो पालमपुर जो सेंचुरी है उसमें कौन सी नदी बहती है दोस्तों, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अल्टीमेट लीडर इज ए सुप्रीम डेटी और ए ग्रुप देयर ऑफ। बोल रहा है कि ये ऐसा, अभी देखिए हमें कुछ ऑप्शन दिया जिसने बोला कि कौन सा किस चीज़ के बारे में ऊपर बोला गया है। तो बोल रहा है कि एक सरकार का एक तरीका, एक क्या होता है, फॉर्म है, एक प्रकार है जहाँ पे जो लीडर होता है, नेता होता है, वो क्या होता है, कोई भगवान होता है या भगवान का रूप होता है। हु रूल्स आइदर डायरेक्टली, या तो खुद ही भगवान के रूप में रूल करता है या मानव के रूप में रूल करता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो नौकर होंगे उसके द्वारा रूल करता है, जिसको बोलते हैं क्लर्जी, मतलब भगवान के नाम पे रूल हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य। वो रूल इन द डेटी स्टेट, जो डेटी के नाम पे, भगवान के नाम पे रूल करता है। द लॉज आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस लॉज। बोलता है जो भी कानून है वो धर्म पर आधारित है। एंड द गवर्नमेंट सर्व्स इट्स ड्यूटी रादर देन द सिटीजन। तो बोल रहे जो भी उस समय सरकार होता है, जो भी इस सरकार के जो भी लोग नुमाइंदे होते हैं वो भगवान का सेवा करते हैं, ना कि वहाँ पे जो नागरिक है उसका सेवा करते हैं। दे मे बी ऑफेन
ऑपरेसिव इन फंक्शन, तो बोल सकता है वो दमनकारी भी हो सकते हैं। विद स्ट्रिक्ट रूल्स, जहाँ पे रूल्स बहुत सख्त होगा, नियम बहुत सख्त होगा, और हार्श पनिशमेंट होगा फॉर रूल ब्रेकर, और जो भी नियम तोड़ेगा उसको भयंकर पनिशमेंट सज़ा दिया जाएगा। तो बोला किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम का ऊपर पैसेज में चर्चा है। तो खाली आपको देखिए, आपको पता है थियो मतलब क्या होता है, धर्म। थियो में क्या होता है, धर्म। तो आपको धर्म अगर इतना ही पता है कि धर्म होता है, ठीक है, तो तीनों का मतलब क्या क्या होता है देखिए दोस्तों। थियोक्रेसी को बोलते हैं धर्मतंत्र, तो नाम में ही धर्मतंत्र है, तो हमारा यही होगा सही। बाकी भी ओलिगार्की का मतलब होता है स्वल्पतंत्र। ओलिगार्की का मतलब है कि कुछ लोग शासन कर रहे हैं, धर्म के नाम पे नहीं, कुछ लोग, जैसे कि 4 लोग हैं, वही जो है पूरा देश उन्हीं के अंडर में, उसको ओलिगार्की बोलते हैं। एक होता है मोनार्की में क्या होता है, एक राजा के अंदर में पूरा होता है। अगर ओलिगार्की में क्या होता है, बहुत 2-4 लोगों के अंदर में शासन होता है। फिर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल्स होता है, जो मंत्री होता है, उसके अंडर में जो है होता है शासन। एरिस्टोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र का मतलब यह है कि जो ऊपर क्लास के हैं, हाई क्लास के लोग हैं, जो अमीर हैं, वही लोग पूरा शासन चला रहे हैं। जैसे आपको पता है फ्रांस की क्रांति में हुआ था, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी था, राजा भी था और एरिस्टोक्रेसी भी करते थे, ठीक। अभी नेपाल में क्या है, मोनार्की है। मेरिटोक्रेसी को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे मेरिट पे ध्यान देते हैं। मेरिट को क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए, तो मेरिट को बोलते हैं गुण। तो गुण तंत्र मतलब जिसके पास मेरिट है वही बन पाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखा जा रहा है मेरिटोक्रेसी। तो मेन जो है वो है क्या है, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। इसलिए 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समझ गए, ठीक है। तो अगला आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉज मेड फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बोल रहा है अगर हम लोग राज्यों का बाउंड्री को चेंज करते हैं तो वो एक संविधान संशोधन माना जाएगा। मतलब हम लोग को पता है आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में बाउंड्री चेंज करते हैं, और आर्टिकल 2 में हम लोग नया राज्य बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि आर्टिकल 2 और 3 वो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, संविधान संशोधन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक। तो बोला कि होगा, तो ये हमारा गलत है, ठीक। उसी तरह 99 अमेंडमेंट एक्ट, तो याद रखिएगा, मैं सिंपल से इसको समरी बता दे रहा हूँ। जैसे कि भारत हमारा है, ठीक। तो भारत के अंदर में कुछ हम लोग चेंज कर रहे हैं, किसी एरिया को छोटा कर दे रहे हैं, किसी एरिया को बड़ा कर दे रहे हैं, तो इसके लिए इसको जो है वो संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, बात समझ में आए? लेकिन भारत का कोई राज्य है, ठीक, उस राज्य को भारत सरकार किसी को दे रही है, ऐसे कोई ज़मीन है, भारत सरकार उसको किसी दूसरे देश को दे रही है बिना कोई कारण के, ऐसे ही दे रही है, तो ये संविधान संशोधन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संविधान संशोधन। समझ में आया? कोई भी एरिया जब दे दिया जा रहा है किसी को तो उसको हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं। तो ये इसमें तीसरा ऑप्शन है कि विदाउट इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अनदर कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला संविधान के बिना संशोधन के भारत का कोई एरिया दिया जा सकता है दूसरे देश को। अभी मैंने बताया कि उसको संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी एरिया को भारत सरकार किसी को दे सकती है, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है तीसरा। अगर तीसरा गलत होता है दोस्तों तो ये और ये गया, ठीक। और हमने देखा कि पहला गलत है, इसलिए है क्योंकि अगर हम भारत के अंदर में बाउंड्री को कोई चेंज करते हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाता है। तो हमारा पहला भी गलत हो गया। अब दूसरा भी क्या है, गलत है, क्योंकि 99th अमेंडमेंट एक्ट से बांग्लादेश में हम लोग, आपको पता है कि भारत का कुछ, जब देखो बांग्लादेश जो था, ठीक है, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, तो ये पता है आपको इंडिया का ही पार्ट था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान बन गया, और उसके बाद कुछ जाके 1971 में ये बांग्लादेश बन गया। तो कुछ एरिया जो था आज़ादी के बाद भी, कुछ बांग्लादेश का एरिया इंडिया में रह गया और कुछ इंडिया का एरिया बांग्लादेश में रह गया। तो भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, और उसके लिए भारत सरकार ने कुछ एरिया जो अपना है वो बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश का कुछ एरिया इंडिया में आ गया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने एक दूसरे को एरिया दिया, इसीलिए हम लोग को संविधान संशोधन करना पड़ा, और ये 99 नहीं था, ये था 100।
99 जो था वो दोस्तों NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके अंदर जो कोलेजियम सिस्टम था दोस्तों, कोलेजियम सिस्टम उसको हटा के जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, उसके लिए एक NJAC कमीशन बनना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था इस पे नाखुश था, एग्री नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, इसीलिए ये जो संविधान संशोधन है वो ख़त्म हो चुका है, 99 नहीं है अभी। ठीक, तो 100 में क्या हुआ था, जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एरिया था उसका एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हम एरिया ऐसे ही किसी को दे देते हैं तब तो हम लोग को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन अगर एरिया हम दे रहे हैं किस लिए, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, कोई दोनों देश में कोई लड़ाई झगड़ा है लेकिन डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए दे रहे हैं, विवाद के ख़त्म करने के लिए, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? क्या समझ में आया कि देखिए सिंपल है कि अगर इंडिया के अंदर में कुछ कर रहे हैं तो संविधान संशोधन नहीं होगा। अगर किसी एरिया को हम दूसरे देश को दे रहे हैं किस लिए, अगर दोनों देश में विवाद है और ये विवाद का कोई एरिया कारण है तो वो उसके कारण संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल केस में कोई एरिया दिया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश को दिए थे, तो वो एरिया क्या कर रहा है, वो संविधान संशोधन होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी। समझ में आया? आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। लोक अदालत मैंने आपको पढ़ाया था PT 365 में, जब हम लोग लोक अदालत कर रहे थे तो उसमें पढ़ाया था पॉलिटी का, जिसका प्ले लिस्ट जो दोस्तों मात्र मैंने 7 से 8 लेक्चर में PT 365 टोटल पढ़ा दिया है। ठीक है, आप ज़रूर देखें, ज़्यादा है भी नहीं, 3-4 घंटे का से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और घंटा छोड़िए, आपको समझाने पे ध्यान दिया गया है कि PT 365 पूरा ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ कथन है। इट हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। मैंने बताया था कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ना, बताया था ना आपको, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है दोस्तों, उसी के अंडर जो है लोक अदालत बना था। लोग हिंदी में इसको बोलते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, उसी के अंदर क्या बना था, लोक अदालत। तो हमको मैंने बताया था इसके अंदर बना था नालसा नेशनल पे, सालसा, और बना था एक तीसरा लोक अदालत। ठीक है, तो इसी के अंडर बना था, तो हमारा जो होगा ये एकदम सही है। उसके बाद द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग एंड इज अपीलेबल। तो बोल रहा है जो भी अवार्ड मतलब निर्णय, जो भी लोक अदालत निर्णय देता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता है, और आप ये अपीलेबल होता है, आप अपील कर सकते हैं। समझ में आया? ऐसा बोल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोक अदालत जो भी फैसला देता है दोस्तों वो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। क्यों बाध्यकारी होता है कि लोक अदालत में जब भी फैसला लिया जाता है तो दोनों पक्ष के सहमति से लिया जाता है, इसलिए इसको लोक अदालत बोलते हैं। पब्लिक दो लोग आते हैं, मान लो 2 लोग हैं, ये एक आदमी है, दोनों का क्या क्या गिरवान से, दोनों किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई है, तो कोर्ट इससे भी पूछती है, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या दिक्कत है, अच्छा इससे पूछता तुम्हारा क्या दिक्कत है, फिर दोनों के सहमति से कोई फैसला लिया जाता है। इसीलिए लोक अदालत का जो फैसला होता है वो दोनों पे बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एग्री हुआ है तभी तो, इसलिए ये बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बाइंडिंग होता है। और बाइंडिंग हो गया तो एक बार आपके एग्रीमेंट से हुआ तो आप फिर अपील क्यों करेंगे, क्यों आप दूसरी जगह गुहार लगाएंगे, है ना? तो अपील भी नहीं होती और दोनों आदेश जो है मानना होता है। ठीक, लेकिन इसे बोले मानना नहीं होता, ये गलत हो गया। फिर देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉ सच एज सिविल प्रोसीजर कोड एंड जो है एविडेंस एक्ट। देखिए जो लोक अदालत होता है ना, वो उसका प्रक्रिया बहुत लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और तुरंत उसको डिसीजन देना होता है। और जब भी वो डिसीजन देता है तो उसके लिए जो सिविल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, और इसको एविडेंस एक्ट को बोलते हैं साक्ष्य अधिनियम, इसको वो नहीं मानता। ये नहीं बोलता अच्छा अभी ये साक्ष्य लाओ, इस प्रोसेस में लाओ, ये कहाँ है वो कहाँ है, इसका ये प्रक्रिया है, ये सब नहीं, क्योंकि उसको तुरंत जो है फैसला देना है। तो नॉर्मल कोर्ट में पूरा प्रोसीजर को डिसाइडेड है, इसके बाद वकील आएगा, अभी लोग बैठेंगे, फिर ये होगा फिर वो होगा, अभी साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए, फाइल में लगाओ, ये करो वो करो। इसके कारण जो फैसला होता है कोर्ट में बहुत ढीला ढाला होता है, बहुत देर से होता है। लोक अदालत इसको नहीं मानता है और इसलिए इसका फैसला फास्ट होता है। ठीक, तो हमारा ये सही है। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि इसका फैसला जो होता है वो बाइंडिंग होता है, अपील आप नहीं कर सकते, लेकिन इसने बोला है कि अपील कर किया जा सकता है। ठीक, तो 11 का होगा, करेक्ट पूछा है तो 1 और 3 होगा, तो हम जाएंगे 11 का एक ही तरफ। बात समझ में आए? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO।
CSTO को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से इसका पूरा ट्रांसलेट समझ सकते हैं। और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही रहता है ना, तो आप हिंदी में उसको आराम से समझ लेंगे। मैंने आपको समझना है कि लॉजिक और नॉलेज और ट्रिक्स लगा के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस, है ना। हिंदी या इंग्लिश सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोल रहा है इट प्रोवाइड्स फॉर ए रीजनल एग्रीमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट, ठीक है, देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। बोल रहा है ये जो है संधि है वो एक क्षेत्रीय संधि है। तो किसका संधि बोल रहा है? यूरोपीय संघ का संधि, ठीक है, ताकि उसका जो संप्रभुत्ता है और उसका जो एरिया का जो क्षेत्र का जो अखंडता है उसको मेंटेन कर पाए, ये बोल रहा है। ये सामूहिक सुरक्षा संधि किसका है? यूरोपियन यूनियन का। मैंने बताया था यूपीएससी नाम में खेला करती है। वो क्या करेगी, एक नाम को दूसरा नाम में दे देगी, रहेगा कुछ का रहेगा आम के बारे में और ऑप्शन में इमली देगी। तो वही बात है, ये जो CSTO है दोस्तों वो इमली है और ये जो लिखा दिया वो आम, समझे। तो अब CSTO जो है वो रसिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है। उसमें यूरोपियन यूनियन क्या करने आएगा? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को जो है वो तो नाटो है दोस्तों, जिसके बारे में आपने सुना है, समझ में आया। तो जो 4-5 देश है दोस्तों, कौन कौन सा CSTO इसमें है, तो इसमें याद रखिएगा जो जो देश रसिया के इर्द गिर्द है, जैसे कजाकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, ठीक है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद अर्मेनिया है, बेलारूस है, ठीक है, और रसिया, ये 5-6 देश जो है इसके मेंबर है दोस्तों। तो ये क्यों बनाया गया था? सबसे पहले आपको पता है कि नाटो बना था, ठीक है। तो नाटो का टैकल करने के लिए नाटो किसके अंडर में काम करता है? अमेरिका के नेतृत्व में। और ये किसके अंदर में काम करता है? ये काम करता है रसिया के अंत में, ठीक है। तो ये बोल रहा है यूरोपियन यूनियन का है, गलत। बोल रहा है द कलेक्टिव सिक्योरिटीज काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ द मेंबर स्टेट, ठीक है। बोल रहा है कि ये सबसे उच्च स्तर का संस्था है और क्या करता है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं उसके जो हेड होते हैं, सबका राष्ट्रपति, किसी का प्रधानमंत्री, वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये भी हमारा क्या होगा? सही होगा, सिंपल बात है, नॉर्मल स्टेटमेंट बोला गया है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? सिंपल है, ये होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट 3, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट एनी ऑफ द मेंबर स्टेट। बोल रहा है कभी भी किसी एक राज्य पे, टोटल इतने राज्य हैं, देश हैं, अगर इतने देश में किसी एक पे भी, मान लीजिए ताजिकिस्तान पे अटैक हो गया, ठीक है, तो माना जाएगा कि सभी देश जो है मेंबर स्टेट उसको मिलिट्री रूप से सहायता करेंगे, सैन्य सहायता उसको प्रोवाइड करेंगे। यही इसका मतलब है। नाम में ही देखिए सामूहिक सुरक्षा, मतलब किसी एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक, एक पे आक्रमण मतलब सब पे आक्रमण, इसलिए किसी एक पे आक्रमण हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब देश उसको मिलकर सहायता करेंगे। नॉर्मल स्टेटमेंट है। हमें पूछा है करेक्ट, हमको पता है पहला गलत है तो पहला काट दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 का बी, ठीक। एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे, मैं तो इसको एक एक स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जाम में ना दे के ये वाला दे दिया, ठीक है, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ गया यही, तो आप सिंपल देखेंगे कि पहला गलत है, तो पहला देखिए तीनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीनों का ऑप्शन गलत है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरा काम यहाँ पे है सब ऑप्शन को डिटेल में बताना, समझ में आया, ताकि यूपीएससी में किस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, विथ रेफरेंस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच आर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नागरिकता जो संशोधन कानून 2019 है उसके संदर्भ में कुछ कथन है। बोल रहा है इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू द इलीगल माइग्रेंट हु एंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2010। और 2010 के पहले जितने भी लोग भारत में अवैध रूप से आ गए थे बिना दस्तावेज के, उसके लिए है, ठीक है। दूसरा कथन है कि नॉर्थ ईस्ट दैट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट मेंशन इन द 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल में आपको पता है क्या मेंशन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो बोल रहा है ये वाला जो कानून है, नागरिकता कानून, वो इन राज्यों पे नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको जानना है, ये भारत नागरिकता इलीगल माइग्रेंट को देता है जो बिना दस्तावेज के भारत में आए, लेकिन वो बाप किस कंट्री से? बाप कंट्री से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जो ये देश है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इन देशों में से अगर कोई आदमी जो है आता है, ठीक है, और वो आदमी क्या होना चाहिए?
नॉन मुस्लिम, अगर कोई भी बाहर से इन देशों से बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से कोई भी नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम आदमी 2014 के पहले भारत में आया और भी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं है और वो आदमी क्या होना चाहिए, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। तो यहाँ पे 2010 नहीं है, क्या है 2014, तो हमारा ये गलत होगा। फिर द एक्ट डज नॉट अप्लाई, तो हाँ ये एक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1971 में जो है बांग्लादेश बनना था, तो उसमें से बहुत सारे माइग्रेंट जो है इंडिया में आ चुके थे। तो फिर जो है उसमें असम का समझौता हुआ था कि भारत का जो असम में क्या हुआ था, उसके बाद डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गया था, मुस्लिम लोग बहुत उधर से आ गए थे, रोहिंग्या और ये सब म्यांमार से, ठीक है ना। तो उसको तो असम अकॉर्ड हुआ था, तो उसके बाद बोला गया था हम दोबारा से वहाँ पे क्या कराएंगे, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाएंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग एनआरसी बना रहे हैं असम में, ठीक है, सिटीजन को डिफाइन करो, और फिर से अगर हम ये लाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि इसमें बोला कि 2014 के पहले जो भी, मतलब 1971 वाला भी कवर हो जाएगा। और उसमें जो कानून है वो एक 1971 के बाद अगर कोई आता है तो उसको हम नहीं देंगे। किसमें है? असम अकॉर्ड में। असम अकॉर्ड में लिखा है कि 1971 में कोई के बाद अगर कोई भारत उसमें आता है, किसमें, बांग्लादेश में, असम में आता है बांग्लादेश से, तो उसको हम नागरिकता नहीं देंगे। और ये वाला क्या बोल रहा है दोस्तों कि 2014 से पहले को दिया जाएगा, और ये बोल रहा है 1971 के बाद जो आएगा नहीं देंगे। मतलब दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसीलिए जो ये वाला जो कानून है दोस्तों वो 6 शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि उसमें आसाम भी आता है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए तो सही होगा, क्योंकि पूछा नॉट अप्लाई, तो हमारा ये सही होगा। तो हमने करेक्ट पूछा है, तो हम जाएंगे बी। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सिंपल है ना। तो जो ये होगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंश्योर कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, आपने देखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप इंटरनेट के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं। जैसे घर पे हैं और घर पे है तो आपको पता याद आया कि अरे यार फ्रिज में रख दिया दूध, लेकिन उसको लाइन ऑन नहीं किया, स्विच नहीं ऑन किया, ठीक है। तो सब अब स्मार्ट टीवी है, सब स्मार्ट हो गया था। फ़ोन करेंगे तो इस तरह से आपका कनेक्शन होगा कि मोबाइल से बैठे बैठे सब चीज़ आप कर सकते हैं। एसी ऑन करना है तो मोबाइल से ऑन कर दिया इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। या फिर कुछ भी करना है तो मतलब इंटरनेट ही आपका एक जरिया हो जाएगा जिसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आया। जैसे पंखा चलाना है तो स्विच देने का ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से ही आपका पंखा का स्विच कनेक्ट होगा, यहाँ से दबाएंगे कड़ाक के पंखा इधर चालू हो जाएगा। उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। और कंज्यूमर मतलब समझ गए, उपभोक्ता। तो बोल रहा है उपभोक्ता का जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको बचाने के लिए क्या स्टेप लिया जा सकता है। बोल रहा है ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड शायद भी यूनिक पर डिवाइस। बोल रहा है कि जितना भी डिवाइस है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चल रहा है, सबके पास जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो वो यूनिक हो। समझ में? डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, अब बोल देता है कि इसका पासवर्ड जो है 1 2 3 4 है, तो ये तो भाई कोई भी खोल सकता है ऐप। लेकिन अगर मान लीजिए हर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो डिवाइस होगा उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अलग होगा, किसी का 1 2 3 4 होगा, किसी का 2 3 4 1, किसी का ABCD, उससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो अधिकार है वो बच पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी उसका ऐप को नहीं खोल पाएगा, ठीक। तो ये हमारा एकदम सही है, हमें पूछा है करेक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज नीड्स टू बी अवॉइडेड। बोल रहा है लिस्ट प्रिविलेज, कम से कम जो हम लोग प्रिविलेज देंगे, प्रिविलेज मतलब समझ में आता है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज मतलब न्यूनतम अधिकार, न्यूनतम विशेषाधिकार। तो उसका जो सिद्धांत है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, मतलब नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिविलेज हम लोग नहीं देंगे उसका प्रिंसिपल अवॉइड करेंगे, मतलब देंगे, है ना। हम बोल रहे हैं अगर कि पॉवर्टी को अवॉइड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, रिच बढ़ाएंगे, अमीरता बढ़ाएंगे, है ना। हम बोल रहे हैं गरीबी को रोको, दूर करो, प्रोहिबिट करो, अवॉइड करो, मतलब अमीर बढ़ाओ। उसी तरह बोल रहे हैं न्यूनतम प्रिविलेज को, जो कम से कम प्रिविलेज उसको अवॉइड करें, मतलब क्या, सबको प्रिविलेज दो। प्रिविलेज देंगे तो क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जब हो जाएगा तो समाज के जो बड़े लोग होंगे दोस्तों उसको विशेषाधिकार मिलेगा, बाकी को नहीं मिल पाएगा। तो बाकी जो कंज्यूमर है वो तो अपने अधिकार से वंचित हो गए, है ना। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो न्यूनतम विशेषाधिकार है दोस्तों उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि सबको विशेषाधिकार का जो सिद्धांत है कि कम से कम विशेषाधिकार हो उसको लागू कराएंगे, उसको हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, ताकि सबको जो है कम से कम
विशेषाधिकार मिले जिसको, क्योंकि आपने पढ़ा है कि समानता तभी आता है जब समाज में किसी को विशेषाधिकार ना हो। आपने आर्टिकल 14 में पढ़ा है, ठीक है। तो लिस्ट प्रिविलेज को अवॉइड नहीं करना है बल्कि प्रोवाइड करना है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, कथन गलत होगा। जैसे ही दूसरा गलत हुआ है दोस्तों, तो हमारा जो है, याद रखिए, दूसरा गलत हुआ तो ये गया और ये गया, तो हमारा 1 और 3 सी होगा। 1 तो हमने चेक कर लिया, 2 को कल देख लिया गलत है। अब देखते हैं, बोल रहा है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ IoT शुड इम्प्लॉय मिनिमल स्टेप। बोल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब भी इंस्टॉल हो और मेंटेन हो तो वो सिंपल स्टेप में हो, कम से कम स्टेप में हो, ठीक है, ताकि सभी लोग आराम से आसानी से यूज कर पाए, ये नहीं कि लेंदी प्रोसेस हो। अभी आपको सिम कार्ड लेना क्यों आसान है, क्योंकि आप तुरंत सिम कार्ड मिल जाता है। लेकिन पहले देखिए कि सिम कार्ड लेने के लिए 10 से 20 साल वेट करना पड़ता था, क्योंकि स्टेप्स थे बहुत ज़्यादा थे, है ना। अभी क्या है कि तुरंत आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। इसलिए जब भी कंज्यूमर को कोई सुविधा देना है तो हम लोग का स्टेप को कम करना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। ये बोलते हैं लॉजिक, समझ में आया आपको। तो ये सही है और ये भी हमारा सही है, तो हमारा दूसरा गलत है, हम जाएंगे 1 और 3, समझ में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है भारत में जो वन रिपोर्ट हुआ था, वन रिपोर्ट याद है, वन रिपोर्ट हुआ था 2021 में, उसके संदर्भ में हमको थोड़ा सा इसके बारे में क्या बता दूं कि वन रिपोर्ट को कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, FSI, है ना। और 2 साल में एक बार होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर एरिया की बात करें कि किस क्षेत्र में क्षेत्रफल ज़्यादा है वन का, तो मैंने याद किया था माखोम से, ठीक है, MP। उसके बाद आंध्र प्रदेश, MP के बाद साथ आंध्र प्रदेश है दोस्तों, देखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। और अगर ये हो गया एरिया में, किस में ज़्यादा एरिया। अगर परसेंटेज की बात करें तो इसका है मियाँ, एक मिनट ट्रिक बनाया था, निमोनिक बनाया था दोस्तों। माखोम समझ गए, माखोम मतलब MP में सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, एरिया के हिसाब से। अगर परसेंटेज देखें तो मैंने ट्रिक बनाया था मियाँ में माना, ठीक है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में परसेंटेज में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर है नागालैंड, ठीक है। याद रखिएगा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में, और एरिया में कहाँ है, MP में। 2 साल में एक बार होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। चलिए आप पढ़िए। बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज, ठीक है, एज ए परसेंटेज, तो और टोटल जोग्राफिकल एरिया अरुणाचल प्रदेश इज हाईएस्ट। हमने क्या देखा, परसेंटेज में कौन हाईएस्ट है, मिजोरम, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे में है, ठीक है। फिर नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया अंडर ऑल द टाइगर रिजर्व। ये एकदम सही UPSC में भी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा दोस्तों है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद बोल रहा है MP में सबसे ज़्यादा क्या है, बम्बू, बांस जो है सबसे ज़्यादा MP में। तो MP में सबसे ज़्यादा वन है, वन में ही दोस्तों जो है मतलब जो बांस होता है दोस्तों, सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि बांस अगर हम जो है जनरली घास होता है, ठीक, लेकिन फॉरेस्ट में अगर वो लग जाता है तो बांस को क्या बोलते हैं, पेड़, ठीक है, वन। तो MP में सबसे ज़्यादा बांस है, तो MP में सबसे ज़्यादा बांस है, ये सही है। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है, ये भी सही है। सुंदरबन मैंग्रोव आपको पता है, सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो लॉजिक क्या बोलता है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव होगा। तो देखिए हमारा पहला गलत है, अब बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो हमारा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 15, उसका आंसर होगा C, ठीक है। 16 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत संविधान में जो लिखित कथनों पे विचार कीजिए भारत संविधान के संदर्भ में। पहला है द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जब पढ़ाया था आपको माइनॉरिटी के बारे में दोस्तों, तो हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी जो है वो परिभाषित नहीं, अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक। दूसरा तो मतलब हमारा पहला गलत हो गया, ठीक, क्योंकि करेक्ट पूछा है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हमारा कथन है दोस्तों कि अंडर आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोनमेंट और ट्रस्ट एंड एडमिनिस्टर बाय द स्टेट। बोल रहा है कि आर्टिकल 28 के तहत जो है जो भी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। लेकिन यदि कोई शिक्षण संस्थान जो है दोस्तों वो न्याय के कोई एक्ट से बना है,
देखिए अगर कोई भी शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा पूरा तरह से पैसा दिया जाता है, मतलब कोई भी मान लो ये शिक्षण संस्थान है, ठीक है, इसको पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है पैसा, तो यहाँ पे कोई भी धार्मिक आदेश नहीं दिए जा सकते। लेकिन कोई भी अगर मान लो शिक्षण संस्थान है, सरकार उसको पैसा नहीं दे रही है, लेकिन उसको क्या दे रही है, उसके मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, मतलब प्रशासनिक चीज़ कर रही है। बाकी ये जो शिक्षण संस्थान है ये अपना खुद पैसा कलेक्ट कर रहा है, कहीं से ट्रस्ट है, कोई किसी चैरिटी से ले रहा है, तो इस यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर सरकार किसी चीज़ शिक्षण संस्थान में पैसा डाल रही है तब वहाँ आप नहीं दे सकते पूरा पैसा डाल रही है तो, लेकिन अगर सरकार सिर्फ प्रशासन कर रही है, इसका देख रेख कर रही है, तो वहाँ पे धार्मिक जो है आदेश दिए जा सकते हैं। तो हमारा वही है कि राज्य सिर्फ अगर एडमिनिस्टर कर रही है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी ट्रस्ट और एंडोनमेंट से बना है तो वहाँ पे दिया जा सकता है, बस सरकार प्रशासन कर रही है ना, समझ गए। बोला कि आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ओनली टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। पूरा आर्टिकल 29 में जो है जो लैंग्वेज के आधार पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो हैं भाषा के आधार पे सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक। तो हमारा दूसरा सही है, तो हमारा यही होगा। तीसरा इसलिए गलत है दोस्तों कि लिंग्विस्टिक नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस भी है। तो भारत का जो अल्पसंख्यक है वो धार्मिक आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे दोनों को संरक्षण देता है। हालांकि जो माइनॉरिटी है वो डिफाइन नहीं है। तो हमें करेक्ट पूछा है तो हम इसका आंसर जाएंगे सी। समझ में आया? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द जियोलॉजिकल फीचर्स नेम्ड साउथ वागाड़ फॉल्ट, कंट्रोल हिल फॉल्ट, गेडी फॉल्ट रिसेंटली अपीयर्ड इन न्यूज, दे आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मैंने बताया था दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि वो न्यूज में है तो वो क्या है, जनरली अगर आपको पता है तो आप मारिए, ठीक। अगर नहीं पता है और गेस करना है तो आप ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा छोटा चीज़ दोस्तों कि कौन याद रख करके रखता है ना। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो और लगे कि यार इसका आंसर तो किसी को नहीं पता होगा, तो आप उसमें आप आंसर ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है, ऑप्शन ए सही है। तो बोल रहा है कि साउथ वागाड़, अगर इसको एलिमिनेट करना है तो ये देखिए कंट्रोल हिल, गिड्डी हिल या साउथ वागाड़। अंडमान निकोबार में इस तरह का नाम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार के आइलैंड का, चलो अंडमान निकोबार का क्या अलग इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा अटर पटर नाम है। ईस्टर्न हिमालय जो रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश ये सब का है, वहाँ भी नाम जो होगा वो भी क्या रहेगा, अलग टाइप का रहेगा, है ना। जैसे मिसमी है, गैरो खासी है, तो अलग टाइप का नाम, ठीक। छोटा नागपुर हो सकता है और कच्छ भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है किसके बारे में और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो ऑप्शन ए की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे अगर मुझे मारना होता है ए और डी में, तो अगर मैं ए और डी में से एक ऑप्शन को चूज करता, मैं बी और सी नहीं मारता, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोल रहे संविधान का जो शुरू में जब संविधान बना था तो क्या क्या चीज़ जो है मूल संविधान का पार्ट नहीं था। तो मैं पता देखिए सेक्युलर और इंटीग्रिटी और सोशलिज्म, ये तीनों वर्ड जो है मेंस प्रीएम्बल का पार्ट है और इसको ऐड हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट नहीं था, तो क्या पार्ट नहीं था, एक और 3 पार्ट नहीं था। हमारा आंसर होगा 18 का सी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो नागरिकता के संदर्भ में आप लोग को विचार करना है। बोला सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संघ सूची में है। तो मैंने दोस्तों जब आपको सूची बता रहा था तो बताया था कि 3 टाइप का लिस्ट होता है, संघ, राज्य और एक होता है समवर्ती, ठीक। तो इस संघ सूची में सिटीजनशिप है। आप भी वैसे भी देखिए कोई भी चीज़ अगर संघ में होगा तो उसमें जो कानून बनाएगा वो संघ बनाएगा। तो सिटीजनशिप का जो कानून बनाता है, सिटीजनशिप एक्ट 2019 में जो आया या कोई कभी भी आएगा, तो उसमें जो चेंज होता है वो कौन करेगा, भारत का संसद, पार्लियामेंट, है कि नहीं। और वैसे भी देखिए संघ सूची में वो सारी चीज़ को यूनियन लिस्ट में रखते हैं जिसमें पूरे भारत में हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए। मतलब हम चाहते हैं, देखिए अब सिटीजनशिप का जो भी परिभाषा है वो पूरे भारत में एक जैसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब किसी भी चीज़ में हमको सम अनुरूपता चाहिए दोस्तों,
यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो उसके लिए हम उसको संघ में रखते हैं सूची में। राज्य में ऐसा चीज़ जो राज्य टू राज्य अंतर होता है, जैसे पुलिस है, ये राज्य सूची में है। कैदी राज्य सूची में, कृषि राज्य सूची में, पानी राज्य सूची में, बिजली, ये सब क्या है दोस्तों, राज्य सूची में। समवर्ती में, जिसमें हम लोग को एक सम अनुरूपता भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी चाहिए, वो जैसे शिक्षा कुछ हद तक सेम होना चाहिए, कुछ हद तक राज्य से राज्य वैरी होना चाहिए, जैसे वन, ठीक, फॉरेस्ट, जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जैसे क्रिमिनल लॉ, ये भी किस में आएगा, कंकरेंट में, समझे। तो यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, सिटीजनशिप सही। सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन जो है वो डिफाइंड नहीं है संविधान में, ये सही है। सिटीजन को डिफाइन किस में किया गया है, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया कि वो कानून बना के बता दे कि कौन जो है भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है सही है। फिर पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम जो है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के बोल रहा है कि संविधान से हम लोग लिए हैं, ठीक। हम लोग अंडर किसके अंडर में थे दोस्तों, ब्रिटेन के अंडर में। तो ब्रिटेन का संविधान से हम लोग लिए हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को बोलते हैं हिंदी में एकल नागरिकता। तो हमारे ये गलत है, हमसे पूछा है करेक्ट, तो किस में टिक मारा हुआ है, इसमें और इसमें, तो देख लेंगे 1 और 2 होगा, ठीक है। 19 का ये। 20 देखते हैं, क्वेश्चन 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। तो भारत में जो संविधान सभा था उसके बारे में क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश 7 कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है संविधान सभा में 7 समितियाँ थी प्रारूप बनाने के लिए कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ठीक। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1929 लाहौर सेशन। बोल रहा है कि भारत का जो कांग्रेस पार्टी था वो 1929 में पहली बार संविधान सभा का डिमांड लाहौर अधिवेशन में रखा, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कैबिनेट मिशन प्लान। बोल रहा है ब्रिटेन ने पहली बार जो है मतलब मांग रखा था, स्वीकार किया था संविधान सभा का प्रिंसिपल के रूप में, संविधान मतलब सिद्धांत के रूप में, वो कैबिनेट मिशन प्लान में। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था तो उसमें संविधान सभा तो हम लोगों को दे दिया गया था कि ठीक है भैया आप संविधान सभा बना लो। स्वीकार पहली बार किया गया था, आपको पता होना चाहिए, अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में पहली बार अंग्रेज ने कभी भी संविधान सभा का डिमांड स्वीकार किया तो वो किया अगस्त प्रस्ताव में 1940 में, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रोवाइड कब किया, दिया कब, वो दिया कैबिनेट मिशन में। हम लोग को बोला है प्रिंसिपल सिद्धांत वो स्वीकार कब किया, तो अगस्त प्रस्ताव में, इसलिए हमारा तीसरा होगा गलत। तीसरा गलत होगा तो ये ऑप्शन गया। अब चेक करना है दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था पहली बार लाहौर सेशन में। ये भी दोस्तों हमारा क्या है, लाहौर सेशन हम लोग क्या डिमांड किए थे, पूर्ण स्वराज का। हम लोग डिमांड किए थे संविधान सभा का नहीं किए थे, पूर्ण स्वराज का किए थे। तो 1929 के लाहौर सेशन में नहीं किए थे, डिमांड हम लोग किए थे कब, 1935 में कांग्रेस पार्टी डिमांड की थी, ठीक है। और फिर उसको 1940 में अगस्त प्रस्ताव में बोला कि ठीक है, हम अंग्रेज बोला हम स्वीकार करते हैं, तो यहाँ भी हमारा गलत है, तो दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन एक ही बचा डी, क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट। पहला भी गलत होगा, मतलब पहला देखते हैं, जो संविधान सभा था उसमें 7 कमेटी थी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा है 7 की जगह कितना समिति थी, 13 समिति थी, समझे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे और उसके टोटल मेंबर कौन कौन थे, मतलब टोटल मेंबर कितने थे, कौन कौन थे छोड़िए, कितने थे, ठीक है, ये बताइएगा, ठीक। तो 20 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो बोल रहा है एक तरफ प्रोविज़न दिया है डीपीएसपी प्रिंसिपल और दूसरी तरफ आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बोल रहा है लिविंग वेज फॉर वर्कर के लिए जीवने का आजीविका, क्या वो आर्टिकल 47 में, आपको हमें ये देखना है, ठीक। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या आर्टिकल 43A में है, अनुच्छेद 43A में, ये देखना है। उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या वो आर्टिकल, इक्वल जस्टिस मतलब समान न्याय और मुफ्त में क्या कानूनी मतलब सहायता, क्या आर्टिकल 39A में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक आप पूरे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आपको आर्टिकल देखिए 1 से लेके आर्टिकल 1 से लेके 36 तक सबको याद रहता है मोटा मोटी, ठीक है। मेन जो फंसता है वो
वो फंसता है 1 से 35 तक पूरा याद रहता है, मेन फंसता है वो 36 से 51, जो इसमें DPSP आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये सब DPSP का आर्टिकल है। तो अगर आपको पता है तभी बनेगा, और नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो वर्कर के लिए लिविंग वेज की बात बोलता है दोस्तों, ठीक है, वो आर्टिकल 43 में है। तो मतलब हमारा पहला गलत। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाने का है वो आर्टिकल 43B में। ठीक है, 43 में ए में क्या है, मैनेजमेंट, वर्कर का पार्टिसिपेशन किसमें, उद्योग के प्रबंधन में। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये है आपका है आर्टिकल 39A में है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो कौन सा करेक्टली मैच है, मात्र 3 है, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी की ओर। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आंसर सही होगा दोस्तों बी। समझ में आया? आगे देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सर क्रीक इज ए डिस्प्यूटेड एरिया। सर क्रीक क्या है, एक विवाद का एरिया है। किसके बीच में, बोल रहा है भारत और पाकिस्तान बीच में। कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंभात में। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट। दूसरा है कोरी और वियान बेरी क्रीक्स आर लोकेटेड इन इंडिया। थालवेक प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर वे बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज। देखिए UPSC कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप छोटा छोटा चीज़ जानें, लेकिन बड़ा बड़ा चीज़ ज़रूर जानें। तो सर क्रीक बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये अगर गुजरात है मेरा दोस्तों, तो ये आपको पता है गल्फ ऑफ क्या है दोस्तों, ये खंभात। और ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक, तो देखिए ये क्या है, गल्फ ऑफ खंभात, और ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला। और ये वाला क्या है, गल्फ ऑफ खंभात। तो जो पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों, इधर, यहाँ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर इंडिया में अगर लड़ाई है तो यहाँ पे लड़ाई होगा कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सर क्रीक कहाँ पे होना चाहिए, गल्फ ऑफ कच्छ में, खंभात में नहीं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो सर क्रीक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना चाहिए कि कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में। दूसरा, कोरी एंड वियानबारी क्रीक्स आर लोकेटेड इन इंडिया। अब ये कोरी और वियानबारी जो जगह है दोस्तों, ये बहुत छोटा चीज़ है। UPSC आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, आपसे आशा भी नहीं करता है कि आप छोटे छोटे चीज़ को जानिए। ठीक है, लेकिन हाँ बड़ा चीज़ को आप जरूर जानिए कि सर क्रीक कहाँ पे है। ठीक, तो कोरी वियानबारी ठीक है, हमको नहीं पता है, मान के चलेंगे ये सही है। ठीक है, दूसरा थालवेक प्रिंसिपल भी छोटा चीज़ है। आपको कितना प्रिंसिपल सिद्धांत आप याद करेंगे, तो बोल रहा है कि ये वो प्रिंसिपल है जो डिटरमाइन करता है कि वाटर बाउंड्री क्या होगा दो देश में। मान लीजिए एक देश ये है और एक देश ये है, यहाँ से कोई नदी जा रही है ऐसे से, तो थालवेक प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये चूँकि ये पानी जा रही है तो ये भी एक सीमा का काम कर सकता है। उसी सीमा को निर्धारण करने का तरीका को, सिद्धांत को बोलते हैं थालवेक प्रिंसिपल। ठीक, सिद्धांत। तो ये सही। अगर मान लीजिए पहला आपको पता है कि गल्फ ऑफ खंभात में नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ में है, तो पहला अगर गलत है तो मेरा ख़त्म हो गया, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो सर तो UPSC हमेशा आपसे आशा करता है कि आप बड़े बड़े चीज़ को जानिए, छोटा छोटा निटी-ग्रिटी को जानिए। अगर नहीं भी फिर भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? आपको मैंने बताया ना, इस कोर्स जो चल रहा है आपका, इसका इतना रेलिवेंस है, अब देखिएगा आपके एग्ज़ाम में इतना बड़ा पॉजिटिव रोल ये प्ले करेगा, आप शब्दों में उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको बने रहना होगा मेरे साथ कम से कम एग्ज़ाम तक। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं ना कि बनेंगे, कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे दोस्तों, बताइए। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है तो 22 का होगा बी। आगे देखते हैं। द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन 1956 वेयर इनेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। बोल रहा है हम लोग जो 7वां संविधान संशोधन किए थे 1956 में, और हम लोगों ने राज्य का जो पुनर्गठन किया 1956 में, तो कौन सी समिति के आधार के, समिति के सुझाव पे किया, कौन सी समिति का सुझाव पे किया। तो आपको याद होगा कि फैजल अली बना था सबसे पहले। देखिए धार कमेटी बैठा था, तो उसने बोला था कि नहीं, राज्यों को जो है चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राज्यों को पुनर्गठन करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर JBP कमेटी बैठा, तो JBP कमेटी भी बोल दिया कि हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। इसमें थे 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारामैया, 3 लोग थे। तो सबसे पहले धार बनी थी, फिर बना JBP, फिर बना फजल अली। तो क्या हुआ कि जब JBP कमेटी बोल दिया कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते, चुपचाप था, तो आपको पता है पोटी श्री रामल्लू करके
कांग्रेस का आदमी था, कार्यकर्ता था, उसने उसको चाहिए था आंध्र प्रदेश। पहले पता है आपको कि मद्रास एक प्रोविंस हुआ करता था, उसमें दो चीज़ था, आंध्र प्रदेश भी था और तमिलनाडु, मतलब एक ही था। तो उसका डिमांड था कि जो तेलुगु पोटी श्रीरामुलु का जो तेलुगु बोलते हैं उनको सेपरेट करके आंध्र प्रदेश का एरिया बना दो, मद्रास को 2 भाग में बांट दो, एक को बोल दो आंध्र प्रदेश, दूसरे को जहाँ पे तमिल लोग रहेंगे उसको बोल देना तमिलनाडु। तो लोग इसका डिमांड जो है सरकार उस समय नहीं सुन रही थी। तो फिर ये हंगर स्ट्राइक करके, भूख हड़ताल करके इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तब सरकार मजबूरन उनको जो है आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा और एक कमेटी बनाना पड़ा, फजल अली कमीशन, जिसमें 3 लोग थे दोस्तों, ठीक है। तो ये समिति ने बोला कि हाँ हम मतलब राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार भाषा होगा, भाषा आधार होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य, ये नहीं बोला था वो। ये बोला था कि हम राज्यों का जब पुनर्गठन करेंगे तो भाषा हम एक भाषा के आधार पे कर सकते हैं, ये है, लेकिन सिर्फ भाषा का आधार नहीं होना चाहिए और एक राज्य का एक भाषा के आधार कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, करने का, ठीक। तो फजल अली के सुझाव पे हम लोग क्या बनाए थे, 7वां संविधान संशोधन। अच्छा, शाह कमीशन क्या था दोस्तों, तो आपको पता है जब भारत में इमरजेंसी आया था, आपातकाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी आया था, बहुत सारे लोगों का मानवाधिकार फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट भंग हुआ था। तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए जेसी शाह कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों फजल अली कमीशन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ जजमेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बोला गया था वो है। तो बोल रहा है केशवानंद भारती केस में बोला गया था क्या कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बोला गया था दोस्तों, बताइए। 24 में जो क्वेश्चन है, क्या इसको बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक। दूसरा आपको चेक करना है, गोलकनाथ में बोला गया था क्या, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, कि हम लोग मौलिक अधिकार को आर्टिकल 368 में चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा बोला गया था। हमें पता करना है कि नॉट करेक्ट, कौन गलत है, ठीक। तो देखिए प्रीएम्बल को बोला गया था कि बेसिक पार्ट है संविधान का, एकदम सही है। प्रस्तावना को बोला गया था। गोलकनाथ में तो भाई गोलकनाथ तो बाबा जी ये बोल दिए थे उस समय कि फंडामेंटल राइट को तो सुप्रीम पार्लियामेंट तो छू भी नहीं सकता है, इतना पावर पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है कि मौलिक अधिकार को वो छू भी पाए, तो चेंज करने का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो गोलकनाथ में बोला था कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, नहीं कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट मौलिक अधिकार को चेंज नहीं कर सकती, ये बोला गया था। तो ये हमारा गलत हुआ। फिर उसके बाद शंकरी प्रसाद केस में लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल जो है 13। तो शंकरी प्रसाद केस जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था शायद 1951 के आसपास, ठीक है, मुझे डेट उतना ध्यान नहीं है। तो शंकरी प्रसाद जो केस हुआ था उसमें बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 13 के अंदर जो है संविधान संशोधन नहीं आता है, ठीक है। हम मतलब पार्लियामेंट संविधान संशोधन करती है, तो संविधान संशोधन करती है तो जो भी कानून लेके करेगी तो ये अनुच्छेद 13 में नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी चीज़ अगर आर्टिकल कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आर्टिकल 13 के अंतर्गत डिक्लेयर कर सकती है कि वो वाइड होगा। वाइड मतलब उसका को मान्यता ख़त्म हो गया। समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई भी कानून, ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मतलब उसका हनन कर रहा है मौलिक अधिकार का, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, डिक्लेयर क्या कर सकती है, उसका मान्यता ख़त्म कर सकती है। बोलती है आज के बाद ये कानून का कोई महत्व नहीं है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी जो संविधान का संशोधन किया जाता है, ठीक है, वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। समझ में है? तो ये एकदम सही। हमें पूछा कौन सा गलत है, तो सिर्फ मात्र 2 गलत है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों 24 का होगा ए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पे और निम्नलिखित जोड़े पे विचार कीजिए।
तो एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरा तरफ दिया गया है कि वो देश क्यों समाचार में था, न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, एक तरफ देश का नाम और दूसरी तरफ वो क्यों न्यूज़ में था। तो पहला है चिली। चिली इसलिए न्यूज़ में था कि उसका नया संविधान बन रहा था जिसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो जो भी चीज़ संविधान बनाएगा चिली। अब चिली देखिए, आपको पता ही है अमेरिका है तो यहाँ पे चिली है ना। तो जब भी समुद्र का बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर, तो चिली का जो एरिया है वो डूबने का चांस है। इसीलिए अपने बजट में, अपने जो संविधान में उसने इसको जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाई। ये एकदम सही है। फिर बुर्किना फासो। बुर्किना फासो को पता है कहाँ पे है बुर्किना फासो, बताइए तो। बुर्किना फासो आपको अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्या होता है दोस्तों, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहता है मिलिट्री का। तो बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मिलिट्री। बोल रहा है वहाँ का जो मिलिट्री था, सैन्य शासन क्या किया, वहाँ की सरकार को ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया, और वहाँ का जो संविधान था उसको रोक दिया, उस पर रोक लगा दी। ये भी सही है। आप अगर एरिया आपको पता है दोस्तों कि अफ्रीका में यार हमेशा तो लड़ाई है। जिस तरह आपको याद है हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सूडान को लेके, कि सूडान में ट्राइबल, वो भी मैच करने आया था सूडान में कि 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो गया था। क्या ये सही है? एकदम सही है। ठीक है, जैसा एरिया वैसा, है ना। इंडोनेशिया बताया था आपको। इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी जकार्ता। तो बोल रहे हैं इसका कैपिटल को हम लोग चेंज करेंगे। ये बताइए जो इंडोनेशिया का नया कैपिटल होने वाला है, क्या वो कालीमतान है? क्या उसका नाम क्या है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि इंडोनेशिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि उसकी कैपिटल जो है चेंज कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे राजधानी पहले था जकार्ता, वो अब डूब रहा है। इराक क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इराक देखिए 1990 में इराक ने अटैक कर दिया था कुवैत को, तो कुवैत को लॉस हुआ था। तो उस लॉस को भरपाई के लिए इराक अभी उसको कुछ पैसा दे रहा है, इसीलिए वो न्यूज़ में था। ठीक, तो हमारा जो आंसर सही है दोस्तों 1 2 3 और 4। ठीक है, करेक्टली पूछा है कौन सा मैच है, तो चारों करेक्टली मैच है। ठीक दोस्तों, आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल, ठीक है ना। बाकी के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। डेली हम लोग 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको। ठीक है जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा। तो आप देख रहे हैं जो सुबह का हम लोग का जो इनिशिएटिव है 11 बजे का, वो आप है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं। बोलिए दोस्तों, इस तरह का डिस्कशन आपने कभी भी आज तक देखा है था? ठीक है, बताइए। उसके बाद CSAT जो दोस्तों आता है वो आपका आएगा 2:30 पे। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग आएगा जो EPFO के लिए, वो आपका आएगा 9 PM पे। ठीक है। उसके बाद देखिए मुरुनाल का जो सर का लेक्चर है दोस्तों, मुरुनाल सर लेक्चर, वो अल्टरनेट डे में आएगा। मतलब अभी मुरुनाल का सर का लेक्चर आपको आएगा, समझ लीजिए आपको आएगा 10 तारीख को आएगा, 10 मार्च को। ठीक है, फिर उसके बाद मुरुनाल सर का लेक्चर आपको आएगा 12 मार्च को। आप टेंशन मत लीजिए, मैं मार्च एंड तक मुरुनाल सर का PDF ख़त्म करवा दूँगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लक्ष्मीकांत भी मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके इम्पोर्टेंट चीज़ को मार्च एंड तक ख़त्म कर पाए, ताकि आपको फिर रिवीजन का टाइम मिले। मैं रिवीजन भी करवाऊँगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, ये तो रिवीजन ही तो हो रहा है आपका, है ना। तो इस तरह से जीरो IAS चैनल देखते रहिए। EPFO में भी आपका सिलेक्शन होगा, UPSC प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए। मैं दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, चाहे वो EPFO का में फाइनल सिलेक्शन हो या UPSC में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हो, दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। इसके अलावा UPPCS भी किया हूँ और BPSC का भी प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई किया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल। ठीक, इसके बाद कुछ भी नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश जैसे दोनों में था, इसका फ्री PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड। थक जाता हूँ लेकिन फिर भी पढ़ाना है मुझे। ठीक है, बस एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस भी चैनल पे आप हो, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप में, वहाँ पे इसको शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड।